ओके और ये जो चेंज इन मोमेंटम है dp बाई डी एक्स डी पी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देखोगे तो ये उस हिसाब से देखें तो ये मोमेंटम क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहा, क्योंकि हम बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, तो वो क्या उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। दैट इज वाई यहाँ पे एक हम नेगेटिव साइन भी शो करेंगे कि ये जो जो चेंज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे हम माइनस पी एक्स अपॉन टी बार लेंगे, ठीक है। अब ये हमने अभी यहां पे देखा था कि dpx अपॉन dt किसके बराबर है, माइनस एन क्यू इंटू ई एक्स। dpx अपॉन dt किसके बराबर है, माइनस एन क्यू इंटू ई एक्स। तो अगर ये वैल्यू यहां पे हम पुट करें तो क्या आ जाएगा, हमने क्या देखा था, माइनस एन क्यू ई एक्स इज इक्वल टू dpx अपॉन dt, और ये dpx अपॉन dt अभी हमने किसके इक्वल रखा है, माइनस px अपॉन टी बार। तो यहां से हम अगर हम px फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि जो तुम्हारा मोमेंटम आ रहा है वो कितना आ रहा है, एन क्यू ई एक्स इंटू टी बार। ना अब ये तो हो गया तुम्हारा मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आपके मोमेंटम। अगर हम ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें और उस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम का एवरेज फाइंड आउट करने, उस ग्रुप का हम एवरेज मोमेंटम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो एवरेज मोमेंटम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टोटल मोमेंटम अपॉन एन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स अपॉन, ठीक है, पी एक्स अपॉन एन। और वो पी एक्स अपॉन एन अगर इस इक्वेशन से देखो तो किसके बराबर आएगा, क्यू ई एक्स टी बार, क्यू ई एक्स टी बार। नाउ अब अगर इस मोमेंटम को वापस वेलोसिटी के टर्म में लिखने की कोशिश करें, या इस मोमेंटम को वापस वेलोसिटी के टर्म में लिखने की कोशिश करें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ पी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का, मल्टीप्लाई बाई एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एवरेज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो एवरेज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस यहां से हमें एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, एवरेज मोमेंटम अपॉन एम एन स्टार। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जैसे यहां से देखो, यहां पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, एवरेज मोमेंटम q इंटू ई एक्स टी बार। तो ये क्या हो जाएगा, q ई एक्स टी बार अपॉन एम एन स्टार। इस एवरेज वेलोसिटी को ही हमने क्या बोला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी किसके बराबर आ रही, क्यू टी बार अपॉन एम एन स्टार इंटू ई। अभी जब हम लोग ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी देख रहे थे तो हमने बोला था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो था उसको हमने क्या बोला था, मोबिलिटी। तो यहाँ पे ये भी क्या है, चार्ज कांस्टेंट, मीन फ्री टाइम कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट है। तो ये मीन फ्री टाइम, ये पूरा टर्म किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बराबर होगा। ये पूरा टर्म इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बराबर होगा। यानी हमें म्यू एन क्या मिल गया,
क्यू टी बार अपॉन एम एन स्टार। यहाँ पे टी बार क्या है, वो मीन फ्री टाइम जिसमें मतलब दो कोलिजन्स के बीच का, कोलिजन से जस्ट पहले तक का जो इलेक्ट्रॉन का फ्री टाइम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, उस टाइम को हमने क्या बोला है, मीन फ्री टाइम। ठीक, इसी तरीके से अगर हम होल्स के लिए बात करें तो होल के केस में क्या होगा, म्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टी बार अपॉन एम पी स्टार। तो इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूले नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको मैथमेटिकली किसी तरह से प्रूव किया गया है। ये काफी हद तक इनको कई सारी हाइपोथेसिस लगा के तब इनको फाइंड आउट किया गया। तभी कई बुक्स में तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा, या कई क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तुम किसी चीज की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होगे तो वहां पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ ये क्लियरली डिफाइन नहीं होता है कि एग्जैक्टली जो मोबिलिटी है वो किस किस पैरामीटर पे एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करेगी, या मोबिलिटी की एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बेसिकली प्रैक्टिकल के थ्रू मोबिलिटी की वैल्यूज भले ही फाइंड आउट कर लेते हैं, और उन्हीं प्रैक्टिकल उन्हीं हाइपोथेसिस से हमने ये रिलेशन भी फाइंड आउट किया है, बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोबिलिटी हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसका भी रीजन है। रीजन क्या है कि जब देखो, जब आप एक स्मॉल सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो तो उस स्मॉल सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जो डिफरेंट कोलिजन देने वाले हैं वो कई सारी चीजें हैं। तुम्हारा लैटिस पे रखा हुआ एटम है, जो तुम्हारी इम्प्योरिटी आप ऐड करा रहे हो, कुछ इंटेंशनली कुछ अनइंटेंशनली, उनकी वजह से। तो वो सारी चीजें आप होल इफेक्ट जो है, उस होल इफेक्ट को शो करने के लिए हमने एक पैरामीटर डिनोट किया, वो क्या है, मोबिलिटी। तो उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देना काफी डिफिकल्ट है, या एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन देना काफी डिफिकल्ट था, बट इसको हमने कुछ स्टैटिकल तरीकों से मीन फ्री टाइम और इफेक्टिव मास मास को यूज करके हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, अब मोबिलिटी जो होगी वो बेसिकली दो चीजों पे से अफेक्टेड होगी। जो मेन रीजन उनका होगा, पहला क्या होगा, जो तुम्हारे लैटिस पे रखे हुए एटम है। लैटिस एटम का मतलब वो, जैसे हमने कहा सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के केस में सेमीकंडक्टर के केस में अगर वो क्रिस्टल है तो कई सारी यूनिट सेल से वो क्रिस्टल बना होगा, और हमने देखा था एक यूनिट सेल में अगर एफसीसी होगा तो उसमें 6 एटम। इसी तरीके से जो जब सिलिकॉन के केस में भी उसका एक यूनिट सेल होगा, और उस यूनिट सेल में डिफरेंट एटम का अरेंजमेंट होगा। लैटिस वो पॉइंट है जहां पे आपका वो एटम रखा हुआ होगा, मतलब जो हमने जैसे वहां पे कॉर्नर्स की बात की तो वो कॉर्नर्स वहां पे लैटिस हो गए, तो लैटिस पॉइंट हमने वहां पे डिफाइन भी किए थे। तो फर्स्ट थिंग मोबिलिटी जिस पे डिपेंड कर रही है वो क्या है, लैटिस एटम। एंड सेकेंड थिंग जो हम जिस पे डिपेंड कर रही है वो क्या है, इम्प्योरिटी। जो हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से। तो लैटिस एटम एटम की वजह से जो चेंज इन मोबिलिटी या चेंज इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस स्कैटरिंग। और इसी तरीके से इम्प्योरिटी की वजह से जो चेंज इन मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उसकी मोबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हमने क्या बोला है, इम्प्योरिटी आयोनाइज्ड स्कैटरिंग। ठीक है, ओके, ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, जिन लोगों ने नहीं मार्क की है। और ये इन बिटवीन सर सभी लोग अटेंड, हाँ बेटा। सर आपने कल डिस्कस जो किया था सब्स्टिट्यूट, सर वो हम लोग को फॉरवर्ड नहीं किए तो हम लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाए हैं उसको। आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिए। बेटा ट्यूट ट्यूट टू ट्यूट आपकी टू गूगल क्लासरूम पे होगी।
चलो मैं एक बार मैं नहीं भी है चेक सर। कर ट्यूट लूंगा और के अंदर एक बार ट्यूट हुआ नहीं है। ऐसा भी ओके सर मैं भी वहां एक पे बार आपने फोल्डर नहीं बनाया होगा, इसकी वजह से लोगों को नहीं दिख रहा होगा। आपने देखे ना वो की थी। ओके 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 ठीक है एक बार हाँ ट्यूट टू मैंने डाली हुई है, एक बार चेक कर लेना तुम भी, और मैं उसको वापस फोल्डर में चेंज कर दूंगा। वो यूनिट 2 का फोल्डर नहीं बना है अभी, इस उसमें उसमें इसी वजह से आपको शायद डिफिकल्टी हो रही होगी। यस सर, प्लीज सर। ठीक ठीक। ओके सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है? यस सर। हाँ मार्क कर लो, कोई बच्चा हो तो। देन अभी गूगल क्लासरूम पे गूगल फॉर्म भी आएगा, उसमें अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना। ठीक है। ओके थैंक यू क्लास।